गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नंदीश्वर विद्यालय में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट का दूसरा चैप्टर 2.12। बच्चों, 2.1 के काफी सवाल मैंने आपके करवा दिए हैं पिछले वीडियो में, और भी सवाल अगर आपको नहीं आते हैं तो विद्यालय आकर संबंधित शिक्षक से संपर्क कर लें, ठीक है ना। देखिए, इसमें बेटा बताए जाएंगे हर एंट्री के जो व्यवहार होते हैं उसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट करने के कुछ नियम होते हैं। सारे नियम मैं बोर्ड पे नहीं लिख सकता, आप बड़े ध्यान से सुने। बुक को खोल लें, चैप्टर 2.1। देखिए, प्रस्तावना लेखांकन समीकरण के अध्याय में यह स्पष्ट किया गया था कि प्रत्येक वित्तीय व्यवहार के लेखांकन में संपत्ति, दायित्व व पूंजी किसी न किसी रूप में प्रभावित होती थी। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब व्यापार प्रारंभ होता है तो संपत्ति और पूंजी से स्टार्ट होता है। क्रय करते हैं, कैश कम हो जाता है, स्टॉक बढ़ जाता है। बेचते हैं, कैश बढ़ जाता है, स्टॉक कम होता है। उधार बेचते हैं तो संबंध मत बढ़ जाती है और संबंध मत से घटा दिया जाता है। खरीदते हैं, बेचते तो बहुत सी चेंजेस हुए थे समीकरण में, कौन कौन चीजों में क्या संबंध में, कौन सी चीज किससे संबंधित होती है, ये सारे हम पिछले वीडियो में और पिछले चैप्टर में समझ चुके हैं। बेटा, अब आता है 2.2। अब इसमें जर्नल बनाया जाएगा। जर्नल में एंट्रियां की जाएंगी। अब उन एंट्रियों में व्यवहार किए जाएंगे तो इसमें कुछ नियम होते हैं। 3 खाते प्रभावित होंगे, व्यक्तिगत खाता, वस्तुगत खाता और आय व्यय खाता। इन तीनों के अपने अलग अलग नियम हैं, हम आपको इसमें समझाएंगे। देखिए, व्ययों को डेबिट किया जाता है। जितने भी व्यय होते हैं, विज्ञापन हो, गाड़ी भाड़ा हो या वेतन हो, किराया हो, जो भी वेतन हो या मजदूरी हो, सबको डेबिट किया जाता है। आय जो भी हो, आय जितनी भी होती है उसे क्रेडिट किया जाता है। इनकम के स्रोत जो भी होते हैं उन्हें क्रेडिट किया जाता है। ऐसा इसका नियम भी आएगा कि आय व्यय खातों को डेबिट किया जाता है, व्यय और आय को, व्यय जितनी भी व्यय से संबंधित मदद होती है उनको डेबिट किया जाता है, और जितनी आय से संबंधित मदद होती है उनको क्रेडिट किया जाता है। दूसरा नियम आता है इसमें, संपत्तियों में वृद्धि को डेबिट किया जाता है। संपत्ति, भूमि, भवन, मशीन इत्यादि जो भी स्थायी संपत्तियां हैं या चालू संपत्तियां हैं, उनमें जो भी वृद्धि हुई है उसे हम डेबिट करते हैं, और संपत्तियों में कमी को क्रेडिट किया जाता है। तीसरा नियम आता है, दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट किया जाता है। इसका जस्ट अपोजिट होता है। दायित्व में अगर वृद्धि हो रही है तो क्रेडिट करेंगे, और अगर कमी हो रही है तो डेबिट करेंगे। सभी चीजों का, संपत्तियों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, तो देखिए, पहला हम पढ़ते हैं, व्यय को डेबिट किया जाता है, आय को क्रेडिट किया जाता है। व्यवसाय द्वारा संपत्ति में क्रय करने पर हुए व्यय के कारण स्वामी की पूंजी में कमी हो जाएगी। इस कारण संपत्ति के क्रय करने पर संपत्ति को डेबिट किया जाएगा। इसके विपरीत संपत्ति के विक्रय पर अर्थात संपत्ति में कमी होने पर अर्जित धन पर स्वामी का अधिकार होगा, अर्थात स्वामी की पूंजी में वृद्धि होगी, जिसके लिए उसे क्रेडिट करना होगा। अब आता है, संपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाता है और संपत्ति में कमी को क्रेडिट किया जाता है। इसी प्रकार संपत्ति का, है ना। फिर हमने पढ़ा दायित्व। तो देखिए, इसी प्रकार दायित्व में वृद्धि का अर्थ होता है व्यवसाय द्वारा धन एकत्रित किया गया है, इस कारण व्यवसाय की पूंजी में वृद्धि हो जाती है। दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट किया जाएगा। यदि दायित्व में कमी हो जाती है, अर्थात दायित्व का भुगतान किया जाता है, तो व्यवसाय की पूंजी में कमी होगी। फलस्वरूप दायित्व में कमी को डेबिट किया जाता है। दायित्व में वृद्धि को क्रेडिट और दायित्व में कमी को डेबिट किया जाता है। बेटा, आगे आप लोग पढ़ेंगे कि विश्लेषण। संपत्ति, कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं जैसे रोकड़ द्वारा व्यवसाय प्रारंभ किया तो रोकड़ खाता डेबिट होगा, और क्योंकि रोकड़ में वृद्धि हुई। संपत्ति क्रय करने पर संपत्ति खाता डेबिट किया जाएगा क्योंकि संपत्ति में वृद्धि हुई। क्रय की गई संपत्ति के भुगतान करने पर तो रोकड़ खाता क्रेडिट किया जाएगा क्योंकि संपत्ति का भुगतान रोकड़ करने के कारण रोकड़ में कमी हुई, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। संपत्तियों या उसकी किसी भाग के विक्रय पर तो रोकड़ खाता डेबिट करेंगे।
संपत्ति विक्रय पर रोकड़ प्राप्ति, इस कारण संपत्ति में वृद्धि हुई है। संपत्ति पर ह्रास का प्रावधान, तो संपत्ति क्रेडिट किया जाएगा। देनदारों को रोकड़ प्राप्त होने पर रोकड़ खाता डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना। आगे है दायित्व, लायबिलिटीज जिसे कहते हैं। लायबिलिटीज व्यवसाय की दायित्व कहलाते हैं। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय के लिए किया गया ऋण व्यवसाय के लिए दायित्व होता है। अब दायित्व के संबंध में कुछ व्यवहार होते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा ऋण की प्राप्ति पर व्यक्ति या संस्था का खाता क्रेडिट किया जाता है। ऋण की प्राप्ति पर फर्म के दायित्वों में वृद्धि हो जाती है। किसी व्यक्ति या संस्था के ऋण के भुगतान करने पर तो व्यक्ति का संस्था का खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि दायित्व में कमी हुई। ऋणों के भुगतान पर फर्म के दायित्व में कमी आएगी और भुगतान के कारण रोकड़ कम हो जाएगी। अब तीसरा आता है कैपिटल, पूंजी। पूंजी क्या होती है? व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए व्यवसाय में लगाई गई रोकड़ ही पूंजी कहलाती है, ठीक है ना। तो डेबिट करने का नियम है, व्यवसाय को प्रारंभ करते समय लगाई गई पूंजी, तो पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। वैसे मोस्टली 99% अधिकतर पूंजी को क्रेडिट ही किया जाता है, रोकड़ टू पूंजी, क्योंकि व्यापार पूंजी से ही प्रारंभ होता है। धन में व्यवसाय में विनियोग की पूंजी में वृद्धि, पूंजी पर ब्याज, तो पूंजी खाता क्रेडिट किया जाएगा। फर्म द्वारा पूंजी पर ब्याज देने पर फर्म में वृद्धि हुई। पूंजी के किसी भाग को व्यवसाय के से निकालने पर हानि, तो पूंजी खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि रोकड़ रूप में धन निकालने पर पूंजी में कमी आएगी। अब आता है आय व्यय खाता। इसके उपरांत हम पढ़ेंगे आय व्यय खाता। आय एवं लाभ के होने पर स्वामी को पूंजी में वृद्धि होती है, इस कारण आय व्यय खाता क्रेडिट किया जाएगा। आय में कमी होने पर आय खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इससे व्यापार के स्वामी का व्यवसाय पर दावा कम हो जाएगा। अब आय व्यय के नियम है, विश्लेषण में हम पढ़ेंगे। ऋण का प्राप्त होना, ब्याज खाता क्रेडिट किया जाएगा। ब्याज की प्राप्ति होने से स्वामी की पूंजी में वृद्धि होगी। ब्याज का भुगतान करना, क्योंकि व्यय के कारण आय में कमी होती है, तो ब्याज खाता डेबिट किया जाएगा, ठीक है ना। अब आते हैं व्यय एवं हानियां। व्यय एवं हानियां पांचवा हेडिंग है। व्यय एवं हानियों के कारण व्यवसाय के स्वामी की पूंजी में कमी हो जाती है। बेटा जो भी हम व्यापार करते हैं उसमें बहुत कुछ हानियां होती हैं और हमें व्यय भी करना, विज्ञापन कराना, प्रचार प्रसार कराना, बहुत से व्यय करना पड़ते हैं ना। तो इनके कारण उनके जो व्यापार का स्वामी होता है उसके लाभ में कमी होती है, तो उनका लेखा भी हमें बहुत अति आवश्यक है करना। देखिए, किराया भुगतान किया, ये व्यय है, किराया खाता डेबिट किया जाएगा, क्योंकि इससे रोकड़ में कमी आएगी। आग से माल की क्षति, अभी वैसे बीमा होता है, अग्नि बीमा अगर नहीं है तो किसी कारणवश कुछ ज्वलनशील पदार्थ होते हैं या कुछ ऐसी वस्तु होती हैं कि आग लग जाना, दुर्घटना होना, इनसे संपत्ति में कमी, रोकड़ में कमी आती है, ठीक है ना। अब आता है संपत्ति में वृद्धि। कुछ नियम है जिन्हें हमें सामने याद रखना है। संपत्ति में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा, दायित्व में कमी को डेबिट किया जाएगा, पूंजी में कमी को डेबिट किया जाएगा, आय व लाभ में कमी को डेबिट किया जाएगा, व्यय एवं हानियों को में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। अब आते हैं क्रेडिट, जो हमेशा क्रेडिट होंगे। संपत्ति में अगर कमी हुई है तो हम क्रेडिट करेंगे, दायित्व में वृद्धि हुई है तो हम क्रेडिट करेंगे, पूंजी में वृद्धि हुई है तो हम क्रेडिट करेंगे, आय व लाभ में वृद्धि हुई है तो हम क्रेडिट करेंगे, व्यय एवं हानियों में कमी है तो इन सब को हम क्रेडिट करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण से डेबिट क्रेडिट करने के नियम है। बेटा आपका बुक में अकाउंट में 75 पेज नंबर पे एक छोटा सा चार्ट दिया है, जो संपत्ति, दायित्व, पूंजी, आय एवं लाभ, व्यय एवं हानियों, इनको डेबिट और क्रेडिट करने के नियम दिए हुए हैं। तो देखिए, इसका नियम है संपत्ति डेबिट, अगर संपत्ति में वृद्धि हुई है तो संपत्ति डेबिट, संपत्ति में कमी हुई है तो संपत्ति क्रेडिट होगी। दायित्वों में अगर कमी है तो डेबिट होगा, दायित्व में वृद्धि है तो क्रेडिट होगी।
दायित्व में कमी डेबिट होगी और दायित्व में वृद्धि क्रेडिट होगी, संपत्ति का जस्ट अपोजिट। पूंजी में कमी डेबिट और पूंजी में वृद्धि क्रेडिट। लाभ एवं व्यय, आय एवं लाभ में कमी डेबिट और आय एवं लाभ में वृद्धि क्रेडिट। व्यय एवं हानियों में अगर वृद्धि है तो डेबिट होगा और व्यय एवं हानियों में कमी है तो क्रेडिट होगा। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत व्यवहारों के दोनों पहलुओं को डेबिट व क्रेडिट करने के नियम आधुनिक दृष्टिकोण से भिन्न हैं। इस विधि के अंतर्गत खातों को सर्वप्रथम व्यक्तिगत वास्तविक नाममात्र खातों के रूप में परिगणित किया जाता है। मैंने बेटा पहले ही बताया था कि खाते तीन प्रकार के होते हैं। पहला खाता होता है व्यक्तिगत, ये खाता व्यक्तिगत खाता, ठीक है ना। तो इसको पर्सनल अकाउंट कहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा वस्तु को क्रय विक्रय करना या व्यक्ति से संबंधित। तो इसके जो व्यक्ति से संबंधित होता है उसका व्यक्तिगत खाते का नियम लगता है। दूसरा आपका आता है वस्तुगत खाता, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वस्तुगत खाता क्या होता है, ठीक है ना। तो जो वस्तु व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं और जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। ये वस्तुगत खाते का नियम है। और तीसरा होता है बेटा आय व्यय खाता। आय व्यय खाता हमने पहले ही पढ़ा है कि समस्त व्ययों को डेबिट किया जाता है और समस्त आयों को क्रेडिट किया जाता है। ये आय व्यय खाता के अंतर्गत आता है। ये तीन खाते होते हैं, इन तीनों के अंदर ही हम जनरल प्रविष्टियां करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिगत खाता क्या होता है। देखिए व्यक्तिगत खाता होता है, व्यक्ति खाता वह खाता है जो किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी या किसी व्यावसायिक संगठन आदि के नाम से संबंधित होता है। जैसे कृत्रिम व्यक्ति खाता, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता आदि ये व्यक्तिगत खाता होते हैं। अब बात आती है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो देखिए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता मनुष्य से संबंधित है। यह खाता किसी व्यक्ति के नाम से संबंधित होता है, जैसे राम, श्याम, etc। व्यक्ति मतलब किसी के नाम से संबंधित होगा, ठीक है ना। दूसरा है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। क्या है तो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता वह खाता है जो ऐसे कृत्रिम संपत्तियों से संबंधित है जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, जो एक संस्थाएं होती हैं जैसे कंपनी, फर्म, ICI, भारत पेट्रोलियम, बजाज कंपनी, कॉलेज आदि। कोई व्यक्तिगत स्वरूप नहीं होता है और इनका एक कोई आकार होता है, फर्म वगैरह हुई, तो ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत आती है। देखिए अब अपन प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता क्या होता है। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता किसी व्यक्ति या व्यक्ति के समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है ना। जैसे फर्म द्वारा कंपनी के कर्मचारियों का माह के अंत में वेतन देना बाकी, ये प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता कहलाएगा। अगला आता है, हम बताएंगे पहले पढ़ेंगे व्यक्तिगत खाता का नियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नियम बोर्ड पर नहीं लिखे हुए हैं, आप अपनी बुक में पेज नंबर 77 पर दिए हुए हैं। व्यक्तिगत खाते का नियम क्या है। तो व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करते हैं और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। मैं पुनः फिर आपको बताता हूँ कि व्यक्तिगत खाते का नियम है कि जो व्यक्ति को प्राप्त होता है या पाने वाले व्यक्ति को डेबिट किया जाता है और जो व्यक्ति भुगतान करता है या देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट किया जाता है। ये व्यक्तिगत खाते का नियम है। सारी जनरल प्रविष्टियां इनके आधार पर ही की जाएंगी। दूसरा मैं फिर आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल भानु को माल बेचा तो भानु पाने वाला हो गया, तो भानु टू विक्रय। भानु से प्राप्त हुए तो रोकड़ टू भानु, भानु देने वाला हो गया। जिस मैंने कहा ना पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। आज हमने आपको व्यक्ति खाते नियम बताया, वस्तु खाते का नियम भी मैं आपको बताऊंगा। जो वस्तु हमारे व्यापार में आती है उसे डेबिट करते हैं, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करते हैं। आय व्यय खाते का नियम, समस्त व्ययों को डेबिट किया जाता है, आय को समस्त आयों को क्रेडिट किया जाता है। बेटा आज अपने व्यक्तिगत खाते के बारे में डिटेल में पढ़ा। जो अगला वीडियो आपका आएगा उसमें हम आपको वस्तुगत खाते के संबंध में बताएंगे
और आय व्यय खाते के संबंध में बताएंगे। तब तक के लिए आप अपनी बुक को 2.2 को अच्छे से पढ़ते रहें और उसमें जो नियम दिए हैं उनको याद कर लें, जिससे आपको जनरल पुष्टि करने में कोई असुविधा ना हो। फिर भी अगर कोई समस्या आए और समझ में नहीं आए तो आप स्कूल में आके संबंधित शिक्षक से संपर्क कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, मस्त रहें। जय हिंद।